स्थिर वैद्युति की फर्स्ट पार्ट में हमने आवेशों की प्रकृति को समझा था। कितने प्रकार के आवेश हो सकते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं और उनमें किस प्रकार से प्रतिकर्षण समान प्रकृति के आवेशों में होता है और विपरीत प्रकृति का आवेश यानी जब प्लस और माइनस साथ रखे जाते हैं तो उसमें आकर्षण अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जब भी प्लस पास में दो प्लस और माइनस चार्ज रखेंगे उनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। दो सेम प्रकृति के सेम टाइप के आवेश यदि हम रखते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव है, एक निगेटिव है दूसरा भी निगेटिव है, तो उनके अंदर रिपल्शन या प्रतिकर्षण का बल वहां पे काम करता है। ये बल स्थिर आवेशों के बीच में कितना होता है, इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसको हमने डिफाइन किया था उस दिन। कूलाम का नियम हमने परिभाषित किया था कि F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F is directly proportional to Q1 and Q2 and it is inversely proportional to square of the distance। दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों को हमने लिख करके पिछले पार्ट में एक रूल, एक नियम कूलाम्स लॉ फॉलो किया था। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से अपने पास में जब हम बात करते हैं कूलाम के नियम से, दो स्टैटिक चार्जेस हैं, दो स्थिर आवेश हमारे पास में रखे हुए हैं, Q1 एंड Q2 उनके मात्रा है, आवेशों का परिमाण है, तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, स्थिर वैद्युत बल कितना लगेगा, कूलाम ने जो इसका लिए फॉर्मूला दिया वो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। K को हमने परिभाषित भी किया था, K इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है और इसकी वैल्यू हम SI सिस्टम के अंदर 9 × 10⁹ लेते हैं। हमने इसका मात्रक की भी बात करी थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका यूनिट डायमेंशन हो जाती है और हमने इसकी डायमेंशंस भी निकाली थी, विमीय सूत्र भी इसका हमने ज्ञात किया था। इसके साथ साथ में हमने इसका वेक्टर फॉर्मेट भी देखा था। जब हम इसी को वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं, वेक्टर का चिन्ह यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे हम एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। दोनों आवेशों के बीच में बल किस तरफ होगा उसको देखते हुए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करती है। पहला आवेश दूसरे पे बल लगा रहा है, दूसरा पहले पे बल लगा रहा है, तो ये दोनों जो एक दूसरे पे लगने वाले बल हैं ये भी एक दूसरे के बराबर और अपोजिट होते हैं। F12 वेक्टर F21 वेक्टर के इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है। इसको भी हमने परिभाषित किया था। इसके साथ में हमने पिछली क्लास में बात करी थी एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परावैद्युतांक किसको कहते हैं। हमने एक रिलेटिव परमिटिविटी एक रेशियो डिफाइन किया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। किसी माध्यम के अंदर यदि दो आवेश रखे हुए हैं, से माध्यम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है, वैक्यूम के एप्सिलॉन 0 है, तो हमने एप्सिलॉन R एक रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक विद्युतशीलता को भी पिछली बार परिभाषित किया था और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी थी कि एप्सिलॉन 0 जो होता है वो हमारा 8.85 10⁻12 SI यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू आती है। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पिछले पार्ट में डिस्कस करी थी। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र को कैसे परिभाषित करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे किसी आवेश की वजह से उसके क्षेत्र को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके प्रदर्शित करने का तरीका है उसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। हम इसको भी समझेंगे कि अलग अलग आवेशों या आवेशों के समूह के द्वारा किस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं का एक पैटर्न बनता है या लाइंस ऑफ फोर्सेस किसको कहते हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस समझने के बाद में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है उसकी बात करेंगे और स्थिर वैद्युति के इस पार्ट के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक करंट किसको हम कहते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, ये चीजें आज के पार्ट में हम कंसिडर करेंगे। पहला विद्युत क्षेत्र देखेंगे, उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे, विद्युत बल रेखाओं को हम परिभाषित करेंगे, विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद में विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट जो नॉर्मली अपन आई एम्पियर में नापते हैं वो क्या होती है उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। विद्युत क्षेत्र से हम शुरू करें। विद्युत क्षेत्र से क्या मतलब है, कोई भी आवेश या आवेशों का एक ग्रुप अपने पास में, एक समूह है, 2 3 4 आवेशों का एक कॉम्बिनेशन हमारे पास में एक सिस्टम है, तो उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, कोई भी आवेश हमने रख दिया उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ हमने एक निगेटिव चार्ज को दिखाया हुआ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ का ऐसा एरिया, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश जब हम उसको लेके आते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हम एक दूसरा प्लस चार्ज लेकर के आऊं, जैसा हमने कहा था दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ पे ये जो ब्लू आवेश हमने पॉजिटिव दिखाया हुआ है
वो अन्य किसी भी आवेश को जब उसके पास में लाया जाएगा तो वो उस पर एक बल लगाएगा। प्लस आवेश है, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। माइनस आवेश है तो वो उसको रिपेल नहीं करके अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली एक निगेटिव चार्ज यदि है तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज लाएंगे वो उसकी तरफ खींचेगा, और यदि निगेटिव चार्ज लाएंगे तो वो उसकी तरफ दूर जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, एक गुणधर्म हो गया किसी आवेश का। हम कहेंगे किसी आवेश या आवेशों का समूह, उसके चारों ओर का ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जहां कोई भी अन्य आवेश लाए जाने पर बल का अनुभव करता है, वो उस पहले वाले चार्ज से प्रभावित होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम कहते हैं इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई भी अन्य आवेश बल का अनुभव करेगा। इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी दूसरा आवेश लाए जाने पर एक बल का अनुभव करेगा। तो ये जो तरीका है, इस रीजन को, इस प्रॉपर्टी को हम, कि विद्युत आवेश की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो दूसरे आवेश पे बल लगाता है, इस प्रॉपर्टी को अपन, इस गुणधर्म को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल और है, एक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। हम यहाँ पे जो उसका प्रभाव है विद्युत क्षेत्र का, उसको इस तरह से लाइन्स से दिखाते हैं। ये एक कन्वेंशन है, परिपाटी है, कि प्लस आवेश से लाइनें बाहर निकलती हुई दिखाई जाती है। देखिए आप यहाँ पे प्लस है, यहाँ से लाइनें बाहर निकल रही हैं, और निगेटिव आवेश जब होता है तो उस पर वो लाइनें अंदर की तरफ आती हुई, इन करती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडरेशन में लिया है, तो इसके चारों तरफ का ये रीजन है जहाँ पे हम ये लाल लाइनों से उसके क्षेत्र को बता रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम पास में लाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज आप देखिए यहाँ, इसकी वजह से, इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। तो हम कहेंगे इस आवेश की वजह से इस आवेश दूसरे छोटे चार्ज पे बल लग रहा है। एक नेगेटिव चार्ज जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, यदि ये नेगेटिव चार्ज हम पास में लाते हैं तो वो इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे पॉजिटिव चार्ज लाया जाए चाहे नेगेटिव चार्ज लाया जाए, ये सेंट्रल जो आवेश है हमारा, वो इन दोनों पर एक बल आरोपित करता है, चाहे वो प्रतिकर्षण का बल है चाहे वो आकर्षण का बल है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है। और इस विद्युत क्षेत्र की, यहाँ एक दूसरा जो फिगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में एक पे प्लस आवेश है, एक पे माइनस आवेश है। तो यहाँ पे भी जो बल रेखाएं होंगी, जिनको हम विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जाता हुआ, ये इस तरह से लाइन से हमने दिखाया होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब एक प्रॉपर्टी हो गई, किसी आवेश का एक गुणधर्म हो गया जिसकी वजह से वो अन्य किसी आवेश पे एक बल आरोपित करता है। अब विद्युत क्षेत्र एक प्रॉपर्टी है, तो उसको कैसे नापा जाए? हम कैसे कहें कि ये आवेश कम बल लगा रहा है कि ज्यादा बल लगा रहा है? उस चीज को नापने का एक पैमाना होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश यदि हम लेकर के आते हैं। Q0 एक ऐसा चार्ज है जिसको हम एकांक परीक्षण आवेश का नाम दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज Q0 जब हम लेकर के आते हैं तो उस पर कितना बल लग रहा है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप से परिभाषित किया जाता है। माने कोई आवेश हमने रखा, उसके चारों तरफ का कोई क्षेत्र है जहां पे वो अन्य आवेश पे बल लगाएगा, तो उस अन्य आवेश पे जो बल लग रहा है उसको हमने कैसे डिफाइन किया कि मान लीजिए हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज वहां पर रखते हैं, एकांक परीक्षण आवेश हम वहां पे रखते हैं Q0। इस Q0 पर कितना बल लग रहा है, इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित करते हैं। कैसे? अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा था, एक सेंट्रल चार्ज है, उसके पास में दूसरा आवेश हमने लाया, एंड से ये आवेश हमारे पास Q है, तो एकांक आवेश पे, Q आवेश पे बल लग रहा है F, एकांक आवेश पे कितना लगेगा? F अपॉन Q। इस F अपॉन Q को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से परिभाषित करते हैं। जब एकांक आवेश पे E लग रहा है तो Q आवेश पे कितना लगेगा? QE। दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं जब इसकी परिभाषा देते हैं। हम ये कहते हैं जो हमारा परीक्षण आवेश है Q0, सिंपल सी मैथ्स है यहाँ पे, कि आपने एक Q0 आवेश रखा हुआ है, Q0 आवेश पर बल लग रहा है कितना? से F। एकांक आवेश पे बल कितना लगेगा? F अपॉन Q0। सो Q0 आवेश पे टोटल F बल लगा, एकांक आवेश पे हमने इस टेस्ट चार्ज को यूनिट कर दिया, हमने कहा कि हमारा एकांक परीक्षण आवेश एकांक है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, तो एकांक आवेश पे बल कितना लगेगा? दैट इज F अपॉन Q0। इस F अपॉन Q0 को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड से परिभाषित करते हैं। इसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E से डिफाइन करते हैं। E इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एकांक क्षेत्र पर, एकांक आवेश पे लगने वाला बल हुआ। अब यहाँ एक लिमिटिंग कंडीशन हमने और लगाई, आप देखिए, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने कहीं कोई आवेश रखा और दूसरा आवेश उसके बराबर का एक और रख दिया, उसको टेस्ट करने के लिए हमने E डिफाइन करने के लिए से 5 कूलम का आवेश हमने रखा हुआ है, और यहाँ पे पास में दूसरा भी हम 5 कूलम का आवेश टेस्टिंग के लिए लेके आ गए।
तो ये इसको प्रभावित करेगा, लेकिन ये भी इसको प्रभावित करना शुरू कर देगा। दोनों एक दूसरे के फील्ड को चेंज कर देंगे, अल्टर कर देंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो परीक्षण आवेश है वो अनंत सूक्ष्म आवेश होना चाहिए। आप मैथ्स में लिमिट यूज करते हैं, Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि Q0 हमारा 0 नहीं है, 0 होगा तब तो हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे, ये 0 के लगभग बराबर होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म आवेश हम लेते हैं, जो हमारा फील्ड डिफाइन कर रहे हैं उससे बहुत कम आवेश हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इस कम आवेश के लिए यदि हम बात करते हैं तो एकांक परीक्षण आवेश, जबकि हमारा परीक्षण आवेश बहुत कम है, उस स्थिति में हमारा बल एकांक आवेश पे कितना लग रहा है, इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से परिभाषित करेंगे। ये चीज समझ में आने के बाद में हम यहाँ पे आप देख लीजिए Q0 इक्वल्स टू, यदि आप 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, Q0 इक्वल्स टू यदि 1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस Q0 इक्वल्स टू 1, तो आप ये फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट E इक्वल्स टू F। तो ये E इक्वल्स टू F का मतलब हो गया, जब हमारा परीक्षण आवेश एकांक होता है तो लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये फैक्टर हमारे को एक परिभाषा, एक सिंपल सी डेफिनेशन अपने को देता है, जहां पे किसी भी आवेश की वजह से उसके चारों तरफ का क्षेत्र हम डिफाइन कर सकते हैं। इस वैल्यू E को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे उस आवेश का प्रभाव कम है, ज्यादा है, कितना है, इस चीज को भी हम जज कर सकते हैं। जहां तक इसके विमीय सूत्र की बात है, हम यदि विमा निकालने की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, विमा जब आप निकालते हैं सो मात्रा का आपका कितना हो जाएगा, पहले F को हम न्यूटन में नापते हैं, दिस इज इन मेजर्ड इन न्यूटन। आवेश को हम कूलाम में नापते हैं, हमने यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक ले लिया। न्यूटन के लिए हमारे पास में हमेशा जैसे काम में लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के लिए हमने रिप्लेस कर दिया। कूलम को हम डिफाइन करते हैं एम्पियर सेकंड से। यहाँ पे इन सबको जब आप कंबाइन करते हैं वी गेट किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड, ये मिलकर के सेकंड क्यूब हो जाता है, एंड एम्पियर। इसको जब आप डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं, m के लिए एक यहाँ पे अपने पास में है, l लेंथ 1 यूनिट आ रही है, L1 हो गया, टाइम नीचे 3 बार आ रहा है, सेकंड क्यूब आ रहा है, वी विल राइट t-3, एम्पियर एक बार नीचे आ रहा है, वी विल राइट एम्पियर -1। तो ये हमारे पास में इसका विमीय सूत्र हो जाता है और ये इसकी डायमेंशंस हो जाती हैं। तो दोनों चीजें अपने पास में यहाँ पे साथ में आ जाती हैं। यहाँ पे जब आप बात करेंगे, दोनों चीजें साथ में आपको ध्यान में रखनी है। विमीय सूत्र क्या होता है और विमा जब निकाली हमने तो उसका मात्रक सबसे पहले परिभाषित किया, तो आपको मात्रक का भी ध्यान रखना है और आपको विमीय सूत्र का भी इसमें ध्यान रखना है। ये चीजें देखने के बाद हम इसकी दिशा की बात करें, क्योंकि हमारा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था, सदिश रेखा, सदिश राशि होती है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हमने परिभाषित करी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो विद्युत बल की दिशा में ही होती है। हमारा पॉजिटिव चार्ज है, E की दिशा आप देखेंगे इससे बाहर की तरफ ली जाती है। यहाँ पे जो डायरेक्शन में ले रहे हैं दिस इज आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। यदि आवेश हमारा निगेटिव है तो वो उसकी तरफ अंदर जाती हुई उसके फील्ड की दिशा होगी। दोनों के फील्ड की दिशा अलग अलग होगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए दिशा बाहर आते हुए होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए दिशा अंदर की तरफ आवेश के अंदर इन होती हुई नजर आती है। ये दोनों हमारे दिशा को परिभाषित करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज हमने रखा हुआ है सेंटर में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, यू कैन से यहाँ पे दोनों तरफ इसके मान लीजिए फुली पॉजिटिव चार्ज ये है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई रेखाओं से हम बता सकते हैं। ये जो बाहर की तरफ आउटवर्ड लाइंस हैं ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं। यहाँ पे यदि कोई दूसरा प्लस या माइनस चार्ज हम लेकर के आते हैं, कोई भी प्लस और माइनस चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हमने रखा से प्लस क्यू, एक माइनस चार्ज हमने रखा माइनस क्यू, तो उस पर किधर बल लगेगा, पॉजिटिव नेचुरली से बाहर की तरफ जाएगा, रिपेल होगा। निगेटिव चार्ज है तो वो इसकी तरफ अंदर आएगा। इस चीज को आप दोबारा देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं यदि हम बात करें किसी भी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इसका फील्ड चारों तरफ बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे यदि हम एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इसके पास में रखते हैं तो वो दोनों ही अलग अलग प्रकृति के बल अनुभव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसका मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, और जो निगेटिव चार्ज है वो अंदर की तरफ आना चाहेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा। ये टोटल फोर्स इस क्यू चार्ज पे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने E से परिभाषित करी है, तो E हमारा क्या था, एकांक आवेश पे लगने वाला बल E होता है। क्यू आवेश पे कितना बल लगेगा, दैट विल बी QE।
इसी को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये बल कितना लगेगा, F इक्वल्स टू QE। किसी भी आवेश का जब हम रखते हैं तो उस आवेश पे कितना बल किसी विद्युत क्षेत्र की वजह से कार्य करेगा, दैट विल बी गिवन बाय F इक्वल्स टू QE। ये भी एक इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे कि एक पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश कहीं पे रखा हुआ है, उसके कारण से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसके कारण से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होती है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है, प्लस Q, हमने ये आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। इससे थोड़ी दूरी पर एक प्लस Q0 हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा परीक्षण आवेश यहाँ पर हमने रखा हुआ है। दिस इज टेस्ट चार्ज, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जहां पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। से Q0 हमारा वो पॉइंट है जहां पे P पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से इनके बीच की दूरी मान लीजिए R है, ये डिस्टेंस इनके बीच की R है, और ये इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। राइट, तीन चीजें हैं। आपका एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है ए पॉइंट पे प्लस Q आवेश, जिसकी वजह से इस P बिंदु पे जो आवेश रखा हुआ है उस पर कितना फील्ड होगा, ये फील्ड हमें ज्ञात करना है। फील्ड की दिशा क्या होगी, इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। बीच की दूरी क्या है, R है। ओरिजिनल चार्ज हमारा Q है, जिसकी वजह से हमें इस P बिंदु पर जो आवेश Q0 रखा हुआ है वहां पे फील्ड हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एक्सप्रेशन जो कूलाम का नियम हमने परिभाषित किया था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q1 की जगह आप Q रख देंगे, Q2 की जगह आप क्या रख देंगे, Q2 की जगह हम Q0 रख देंगे। पहला आवेश हमारा Q है, सेकंड आवेश हमारा प्लस Q0 है। हमने दोनों ये चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, Q आ गया, Q0 आ गया, हमारा एक्सप्रेशन हो गया K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू को हम डिफाइन कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, तो यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। लेकिन हमारी E की परिभाषा क्या थी, अभी E हमने डिफाइन किया था एकांक आवेश पे लगने वाला बल, तो E वाज F अपॉन Q0। आप यहाँ से F अपॉन Q0 सॉल्व कर लें, इस Q0 को हम निकाल करके नीचे ले आते हैं, हमें F अपॉन Q0 मिल जाता है। दिस इज F एंड नीचे Q0, इन दोनों में से आप Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा, K Q इंटू R स्क्वायर। देखिए सिंपल सा, F हमने रखा हुआ है, नीचे Q0 रखा हुआ है, Q0 यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाता है, Q0 कैंसिल होता है तो अपने पास एक्सप्रेशन कितना मिलेगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, इस पे पूरा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है परिभाषित करिए, और किसी बिंदु आवेश पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, उसका एक एक्सप्रेशन ज्ञात करिए। इस पे न्यूमेरिकल्स भी अपने को पूछे जा सकते हैं, एक थ्योरी का पूरा सवाल भी इस पे पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको इसको करना है। सिंपल है, हमने जो डिफिनेशन दी हमारी F अपॉन Q0, इसको यूज करना है। F की जगह पे आपको कूलाम के नियम से बल कितना है वो रखना है। करना क्या है, इसमें Q1 की जगह Q आवेश आ जाएगा, ये पहला आवेश यहाँ आ जाएगा, दूसरा आवेश Q2 की जगह पे आ जाएगा। बीच की दूरी जो भी अपने को दे रखी है, R स्क्वायर है, R है, उसको आप यहाँ रख देंगे। D दे रखा है किसी सवाल में तो आप D रख सकते हैं। Q0 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, एंड फाइनल एक्सप्रेशन अपने को मिलता है K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन एक अपने को ध्यान करना है, E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। इसी को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, आपको एक सिंपल सा चेंज करना है, यहाँ वेक्टर आ जाएगा E के ऊपर, और साथ में उसको हम यूनिट वेक्टर से उसके डायरेक्शन को भी डिनोट कर देंगे। एक R कैप हमारा एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगा। R सिर्फ इसकी दिशा को डिनोट करता है, ये इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है, उसके मैग्नीट्यूड में, परिमाण में कोई चेंज नहीं करता है, क्योंकि इसका परिमाण एकांक होता है। तो हमने दोनों तरीके से सिंपल स्केलर डेफिनेशन, वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको हम वेक्टर में यदि कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर साइन लगा करके हमें एक सिंपल यूनिट वेक्टर यहाँ पे इंसर्ट करना है, ये इसको वेक्टर में, स्केलर हमारा ई फील्ड जो था उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लेते हैं, एक बिंदु आवेश पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा ए आवेश था, ए से R दूरी पे कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है, उस पर कितना फील्ड होगा। एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे भी सिंपल सा निकाल लिया, दैट दिस इज K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये हमने निकाल लिया। यहाँ तक अपने को समझ में आ जाता है। अब यहाँ इसके बाद में अपने को ये भी एक एनालॉजी यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि दिस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। E R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हम समझते हैं, बार बार काम में लेते हैं। So E is directly proportional to 1/R square, या हम लिखेंगे E is inversely proportional to R square।
इसी चीज को हम ग्राफिकली बता सकते हैं। ग्राफिकली क्या होगा, देखिए आर बढ़ेगा, ई का मान कम होगा। यहाँ पे आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आर की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, आर इस तरफ बढ़ रहा है, तो आप देखिए ई का मान कम हो रहा है। यदि आर कम होता है, हम इस तरफ आते हैं, तो हमारी आर नीचे कम होगा, नीचे की वैल्यू कम होती है, टोटल ई की वैल्यू बढ़ेगी। आप इधर आ रहे हैं तो आप देखेंगे ई की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप ये एक कर्व यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। जब आर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, आर जीरो नहीं होगा, हम इसको ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, यहाँ वाले रीजन में कहीं आ जाते हैं, तो आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। जब आर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये ऑलमोस्ट हमारा जीरो की तरफ आ जाएगा। तो ये कर्व बिटवीन ई एंड आर, जो हमारा विद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश की वजह से है, उसका एक कर्व भी हम इस तरह से प्लॉट करके बता सकते हैं। विद्युत क्षेत्र और तीव्रता समझने के बाद अगली बात आती है विद्युत बल रेखाएं की। किसी भी आवेश से जुड़े हुए विद्युत क्षेत्र को हम ग्राफिकली एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा डिपेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा, जैसे आप राइट साइड वाले फिगर में ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो फिगर अपने पास में आ रहा है, दो प्लस आवेश पास पास में रखे हुए हैं। बल रेखाएं, यहाँ पे हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं प्लॉट की हुई है। आप कुछ चीजें यहाँ ध्यान करेंगे, यदि देखेंगे कुछ चीजें आपको स्पेसिफिक क्या लगेंगी। आवेश के बिल्कुल पास पास ये रेखाएं पास पास हैं, ये एक वक्राकार रेखाएं होती हैं, ये इस तरह से कर्व होते हुए दूर जाती हैं। यहाँ इनकी डेंसिटी पास पास है, जैसे रीजन में एक छोटा क्षेत्र खींचू, यहाँ 3 रेखाएं, अब वो क्षेत्र यहाँ खींचेंगे तो यहाँ एक ही रेखा होगी। अब जितना दूर जाएंगे ये रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। यहाँ से चूंकि प्लस और प्लस में रिपल्शन होगा, तो यहाँ जो पैटर्न बनेगा वो एक दूसरे से रिपेल हो रही है, दूर जा रही है। यहाँ पे एक आवेश हमारा प्लस है, ये पहला वाला जो फिगर है, इसमें आप देखिए एक आवेश प्लस है, दूसरा आवेश यहाँ पे माइनस है। प्लस एंड माइनस आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से बल रेखाएं रिपेल नहीं हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, और ये निगेटिव आवेश पे खत्म हो रही है। यहाँ भी कर्व होंगे, यहाँ पास पास होंगे, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इनका बीच का गैप बढ़ता जाता है। यहाँ पे कोई पास में यदि हम बल लाते हैं, मोटे तौर पे यदि बल रेखाओं की यदि हम बात करें, आप यदि इस फिगर में देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यदि अपन रखते हैं, से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी गति की दिशा क्या होगी। हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो किधर जाएगा, सिंपल सा, ये यहाँ पे रखा तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ पे रखा तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ हमने रखा तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ से वो रिपेल होगा, यहाँ रखेंगे तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। यदि कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये किसी भी आवेश के प्रभाव क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश रखा जाता है, एक यूनिट चार्ज हम रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो उसका पाथ क्या होगा, उसकी गति का पथ क्या होगा, वो पथ ही एक्चुअली विद्युत बल रेखाएं होती हैं। जिन बच्चों ने 11th यदि किया हुआ, 12th किया हुआ, एक प्रयोग आप लोगों ने किया होगा, एक चुंबक लेकर के या दो आवेशों का लेकर के कुछ इस तरह से बल रेखाओं का एक पैटर्न हम प्लॉट करते हैं। चुंबक में जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल में एक पैटर्न प्लॉट होता है, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न अपने को यहाँ पे जब हम पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो इसी तरह का एक पैटर्न आपको मिलता है। ये मोटे तौर पे विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश यदि हमने रखा है, तो जिस मार्ग पे वो गति करेगा उस मार्ग को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। मोटे तौर पे जो परिभाषा रहेगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, किसी भी आवेश की विसिनिटी में उसके परीक्षण आवेश के एक विद्युत क्षेत्र यदि है, उसके पास में यदि हम एक परीक्षण आवेश को लेकर के आए, एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस मार्ग पे वो गति करेगा, उस मार्ग को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा होगी। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसा अभी आपने देखा पिछले फिगर में, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, दिखती नहीं है अपने को, हमें कल्पना करते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे तो वो किधर मूव करेगा। ये वक्राकार होती हैं, टेस्ट चार्ज के पास में यदि हम रखते हैं तो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा। ये लाइनें हमेशा काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं और कर्व्ड होती हैं, वक्राकार होती हैं। ये हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती हैं और त्रिज्य दिशा में, रेडियल डायरेक्शन में अनंत की ओर, इन्फिनिटी की ओर जाती हैं। पॉजिटिव से जनरेट होंगी, रेडियल डायरेक्शन में ये इन्फिनिटी की ओर जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ये रेडियली आउटवर्ड लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, बाहर की तरफ जाती हुई। यदि नेगेटिव चार्ज है तो आप देखेंगे रेडियली इनवर्ड लाइंस बन रही हैं, त्रिज्य दिशा में अंदर की ओर आती हुई लाइनें यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। ये इस नेगेटिव आवेश की बल रेखाएं होंगी, ये इस पॉजिटिव आवेश की बल रेखाएं होंगी। तो ये अनंत से प्रारंभ होकर, नेगेटिव है तो अनंत से प्रारंभ होकर आवेश की तरफ आएगी, यदि पॉजिटिव है तो उस आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत की ओर जाएंगी। ये लाइनें, इनके ऊपर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ पर यदि कोई भी अपने पास में एक टेस्ट चार्ज है, उसके हमने स्पर्श रेखाओं का एक ग्राफ बनाया, से ये अपना ग्राफ अपने बनाया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, निगेटिव को जाएंगी। दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस तरह से रिपल्शन यहाँ पर होगा। इस फिगर को आप आराम से देख सकते हैं,
दो अपोजिट चार्ज है तो ये इस तरह का पैटर्न फ्लो प्लॉट होगा। दो सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकता है। माइनस होगा तो इनकी दिशा अंदर की तरफ होगी रेखाओं की। एक सिंपल सा चार्ज है, सामने प्लेट रखी हुई है, यूनिफॉर्म चार्ज माइनस नेगेटिव है, तो वो बल रेखाएं कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के आवेशों का समूह हमने रखा हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें बल रेखाएं मिलती हैं। दो सिमिलर प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हमने रख दी हैं, वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन इस तरह से बल रेखाएं मिलेंगी। तो ये डिसाइड करता है हमारा कि आवेशों का समूह कैसा है। सिंगल आवेश है, इस तरह की बल रेखाएं होंगी। आवेशों का समूह अपोजिट है तो क्या होगा, इन पे किसी भी पॉइंट पे यदि एक बल रेखा खींची जाए, किसी भी पॉइंट पे से हम एक यहाँ पे बल रेखा यदि खींचते हैं, मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पर हम एक टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, वो टेंजेंशियल लाइन इस तरह से खींची जाएगी। यहाँ पे आप टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, ये बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा होगी। किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। हमें किसी भी पॉइंट पे से यहाँ इस पॉइंट पे आपको बल रेखाओं की दिशा देखनी है कि वहां पे विद्युत क्षेत्र किस तरफ काम कर रहा है। आप यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो इस पॉइंट पे ये बाहर की तरफ, चूंकि लाइन बाहर जा रही है, स्पर्श रेखा की दिशा बाहर होगी। हम कहेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बल की दिशा ये है। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस बल की दिशा, टेंजेंट की दिशा चेंज हो गई, यहाँ पे बल की दिशा अलग हो जाएगी। तो यहाँ मोटे तौर पे स्पर्श रेखा जो आप खींच रहे हैं, उस स्पर्श रेखा के ऊपर आपको यहाँ पे जो किसी भी स्पर्श रेखा यदि आप खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा में स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो हमारे विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे हमने बात करी थी, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये जो बल रेखाएं हम खींच रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कभी भी बल रेखाएं आपस में कहीं कटती हुई नजर नहीं आएगी, ये दूर दूर होती जाती है। आपस में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बल रेखा यूं जा रही है, एक बल रेखा यूं जा रही है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आप कहीं भी यदि देखेंगे तो बल रेखाएं आपस में कहीं भी इस तरह से नहीं होगी, एक यूं गई और दूसरे से क्रॉस करती हुई इस तरह से चली गई, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है कि काल्पनिक होती हैं रेखाएं, वक्राकार होती हैं, ये धनावेश से स्टार्ट होती हैं, अनंत की ओर जाती हैं। ऋणावेश है तो अनंत से स्टार्ट होकर के उसकी तरफ आती है। इन पे खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल की दिशा को बताती है, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। एक और प्रॉपर्टी है, इनका घनत्व इनकी तीव्रता से संबंधित होता है। देखिए, आप घनत्व से मतलब है कितनी लाइंस पास पास हैं। ये लाइन पास पास है तो हम कहेंगे इस वाले क्षेत्र में जहां पे लाइंस हमारी पास पास हैं, यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। आप दूर चले गए, ये लाइंस दूर दूर होना शुरू हो गई, तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर अपना जितना बढ़ेगा, हम जितना दूर जाते जाएंगे, हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। हमने इसका ग्राफ भी देखा था अभी कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉप होता जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे इनके घनत्व से बताई जाती हैं। आप देखेंगे बिल्कुल इसके पास में लाइनें बहुत पास पास हैं, यहाँ आपके 3 4 6 10 12 लाइनें हो सकती हैं आ रही हो, आपने ये दूर कर दिया तो यहाँ पे देखिए छितर गई, आपस में स्केटर्ड हो गई, लाइनें दूर दूर हो गई। तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब बल रेखाओं की डेंसिटी हम निकालें, कैलकुलेशन यदि करें कि रेखाएं कितनी पास पास हैं, ऑब्वियसली वी कैन से इसके पास में हमारा विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा है। हम जैसे जैसे दूर जाते हैं ये लाइनें कम होती जाती हैं, स्केटर्ड होती जाती हैं। तो वहां पे जितना डिस्टेंस पे जाएंगे, जितना आगे जाते जाएंगे, उतना उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं घनत्व जो है, बल रेखाओं की जो संख्या है, उनकी डेंसिटी किसी भी जगह पे उसकी तीव्रता से रिलेटेड होती है, इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, वो इस चीज को डिपिक्ट करता है। ये चीजें विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं की समझ में आने के बाद हम इससे जुड़ी हुई एक अन्य राशि परिभाषित करते हैं, दैट इज कॉल्ड विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में कोई भी हमने पृष्ठ, एक सरफेस रख दिया और उससे हम देखते हैं कि कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। विद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है, आप जैसे इस फिगर में यदि आप देख पा रहे हो, इस फिगर में यदि आप देखें, यहाँ पे एक जो आपको मैरून कलर का सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस की अलग अलग पोजीशंस आप यदि देख पा रहे हो, ये जब बिल्कुल परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम लाइंस इसमें से निकल रही हैं, और यहाँ पे जैसे जैसे टिल्ट करता है, ये नीचे आता जाता है, ऊपर आता जाता है, उस केस में आप देखेंगे बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होगी। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से है, मैक्सिमम लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही हैं। ये बिल्कुल आड़ा हो जाएगा यदि, तो उसमें से कोई भी लाइंस नहीं निकलेंगी। तो यहाँ पे एक सरफेस से जुड़ी हुई कितनी रेखा है उसको हम परिभाषित करते हैं। किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी किसी सरफेस से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड है, हमने उसमें सरफेस को इमेजिन किया
उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी रेखाएं, कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, दैट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस वो उससे रिलेटेड फ्लक्स कहलाता है। किसी भी विद्युत क्षेत्र के बीच में हमने इमेजिन किया सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से टोटल कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं, उसको हम उसका विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल फाई कहलाएगा, फाई ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम डिफाइन करेंगे, विद्युत फ्लक्स को हम यहाँ पे परिभाषित करेंगे। किसी भी विद्युत क्षेत्र ई से संबंधित विद्युत बल रेखाओं के लंबवत किसी पृष्ठ ए से हमने यहाँ पे एक इमेजिन कर लिया, से ए एक पृष्ठ हमने इमेजिन कर लिया, ये वाला कंप्लीट सरफेस है, इसको हमने ए से यहाँ पे डिनोट किया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके परपेंडिकुलर साइड में आप देखेंगे किसी भी क्षेत्रफल को भी आप रखेंगे, हम उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहाँ से लंब खींचे, एक नॉर्मल खींचे, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचे, तो उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं दिस इज वेक्टर एरिया। एरिया को हमने वेक्टर बना दिया, कोई भी एरिया है, सपोज आपके पास में गोला है, आपने गोले पे एक छोटा सा सरफेस इमेजिन किया, तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, वो बाहर की तरफ होगा, ये हमारा इस छोटे से एरिया का वेक्टर कहलाएगा। तो ये एक क्षेत्रफल को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। किसी भी क्षेत्रफल को हम वेक्टर की तरह से इमेजिन कर सकते हैं। एक बॉल है, बॉल का एक छोटा सा पीस हम बात कर रहे हैं, तो उस पीस का वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, हमने एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसकी दिशा हम कहेंगे यहाँ पे एक लंब, एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर हम खींचें, तो वो परपेंडिकुलर हमारे वेक्टर को बताएगा, उस एरिया की डायरेक्शन को बताएगा। सेम चीज यहाँ पे है, हमारे पास में एक एरिया रखा हुआ है, ए है, यहाँ एक सिंपल केस हम ले रहे हैं जहाँ वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसका जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो और ई दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। यदि हम कहें तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है। लंबवत यदि है, ई से संबंध किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट इज डिफाइंड बाय ई इंटू ए। टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक सिंपल डेफिनेशन आती है। जब लंबवत क्षेत्रफल हमारा जो एरिया है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो मैं ये फाई इक्वल्स टू ई ए से इसको परिभाषित करते हैं। यदि ई और ए लंबवत नहीं है, उनके बीच में कोई एंगल है, आप ये जैसे यहाँ देख पाएंगे ब्लू कलर का हमारा सरफेस है, और ये सरफेस का जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये वाला, ये वेक्टर एरिया हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दोनों के बीच में जो एंगल है वो सपोज थीटा है। ई और क्षेत्रफल ए के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट इज रिटन बाय ई ए कॉस थीटा। हम उस केस में क्या करते हैं, ई का एक कंपोनेंट निकालते हैं। आपने मैकेनिक्स में कंपोनेंट्स निकालना सीखा है, किसी कोण की दिशा में कंपोनेंट कितना होता है, ई का कंपोनेंट यहाँ पे ई कॉस थीटा हो जाएगा। सो ई कॉस थीटा एंड ए को आप लिखते हैं एक साथ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है ई ए कॉस थीटा। आपने मैथ्स में स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ा है, वेक्टर्स का, सदिश का अदिश गुणनफल आपने देखा है। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, दो वेक्टर ई और ए हैं, उनका अदिश गुणनफल ई डॉट ए से लिखते हैं, और वो आता है ई ए कॉस थीटा। आपने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, ई क्रॉस ए यदि करते हैं तो आपको उस केस में क्या मिलता है, ई ए साइन थीटा। आपको वो नहीं करना है, हमें चूंकि यहाँ पे कॉस थीटा इसका कंपोनेंट होगा, इस तरह जो आप लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसको ई ए कॉस थीटा, एंड दैट ई ए कॉस थीटा, इसको आप जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चूंकि ई भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आ रहा है ये वेक्टर नहीं है। फाई हमारा स्केलर है, जो फाई है वो एक अदिश राशि है, वो वेक्टर नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक जनरल डेफिनेशन फाई की मिलती है, ई डॉट ए, दैट मीन्स ई ए कॉस थीटा, ये अपने पास में इसकी परिभाषा मिल जाती है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, किसी पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ई और क्षेत्रफल सदिश ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स ई और उसका क्षेत्रफल सदिश ए, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यदि अपन निकालें, अदिश गुणनफल यदि हम निकालें, तो वो हमारे फ्लक्स के बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से कुछ इसकी स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन है जब ई और ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा जो एरिया है वो भी इसी तरह से रखा हुआ है। एरिया इस तरह से यदि रखा हुआ है तो क्या होगा, देखिए इसका और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एक कंडीशन ये बनती है, एक कंडीशन ये बनती है कि हमारा सरफेस इस तरह से रखा हुआ है, फील्ड हमारा इस तरह से जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेड लाइंस हैं, एरिया किधर होगा, एरिया इस तरफ होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। यानी दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक में हमारा सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेकिन सरफेस का जो एरिया है वो एरिया ए और ई के बीच का कोण 0 हो जाता है जब परपेंडिकुलर रखा हुआ है। यदि हमारा सरफेस
ये है, और सरफेस एरिया जो वेक्टर ए है वो इस तरह से है, तो ए और ई के बीच का यहाँ पे कोण कितना हो जाता है, दिस इज 90 डिग्री। दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हम देख रहे हैं जब हमारा विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए, ये दोनों के बीच में पैरेलल होने से एंगल 0 डिग्री हो जाता है। ये कौन सी स्थिति होगी, दिस कंडीशन इज दिस, जहां पे हमारा प्लेन परपेंडिकुलर रखा हुआ है फील्ड के, ताकि वेक्टर की दिशा और ई की दिशा के बीच में कोण 0 डिग्री हो जाता है। इन दैट केस वी से cos थीटा का मान, cos 0 का मान 1 होता है, सो वी गेट phi इक्वल्स टू EA। ये इसके मैक्सिमम वैल्यू है। जब सरफेस एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता है तो उस समय अधिकतम फ्लक्स उस सरफेस से पास होता है। इस चीज को आपको देखना है। इसी तरीके से एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे मिल सकती है, ये वाली फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन आपको मिलेगी जहां पे न्यूनतम फ्लक्स पास होगा। जो कंडीशन कब मिलेगी आपको, उस केस में मिलेगी जहां पे इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री वाली स्थिति cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये अपना 0 फील्ड हो जाता है, 0 फ्लक्स हो जाता है। वी से दिस इज मिनिमम। ये होगा जब ई और ए एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। ये कंडीशन हमारी होगी, ये वाली कंडीशन होगी जब हमारा सरफेस इस तरह से है, हमारा फील्ड इस तरफ से है, हमारा एरिया वेक्टर इधर होता है और ई वेक्टर इधर होता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इन दैट कंडीशन थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसमें फ्लक्स न्यूनतम हो जाएगा। इस तरह से आप यदि तीनों कंडीशंस एक साथ देखें, यदि ये कंडीशन है जिसमें जनरल कोई एंगल आ रहा है, थीटा यहाँ पे कोई एंगल आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। जब 90 है तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा, न्यूनतम होगा, ये मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से पास होगा, दैट विल बी ई इंटू एरिया, ये हमने निकाला था। और ये इन बिटवीन कोई थीटा की स्थिति है तो उस केस में हमारा कंडीशन हो जाएगी ई, छोटा एंगल हमने ds स्मॉल एरिया लिया हुआ है, तो ई ds cos थीटा। हम यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमारे एरिया को डिवाइड कर दें तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई डॉट ds, यहाँ पे इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम जोड़ दें, ये समेशन सिग्मा का नोटेशन आ रहा है। एरिया हमारा बहुत छोटा है, हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds, फिर एक ds, फिर एक ds, एक छोटा छोटा, इस तरह से छोटे छोटे एरिया से मिला करके हम फ्लक्स को जोड़ें तो सिग्मा से दिखाता है। और इस सिग्मा को जब हम कंटिन्यूस सरफेस होता है तो हम इंटीग्रेशन या समाकलन से इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाता है कि छोटे एरिया से होगा ई ds cos थीटा या ई डॉट ds, तो एक पूरे एरिया से जब सम करेंगे उस समेशन को, जो सिग्मा था, इस सिग्मा को हम इंटीग्रल साइन से दिखाते हैं। ये एक फाइनल रिलेशन अपने पास में जनरल फॉर्मूला हम दे सकते हैं, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ds छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है जहां से हम उसको देख रहे हैं, तो हम इसको इंटीग्रल के फॉर्मूलों से भी हमारे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात है विद्युत फ्लक्स की। मोटे मोटे इस पे जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये अदिश राशि होती है, ये रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स नेगेटिव कहलाता है, यदि ये बाहर की तरफ निकलती हैं तो हम उस फ्लक्स को पॉजिटिव कहते हैं। इसी तरह से यदि किसी पृष्ठ से बाहर निकलना और अंदर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या बराबर है तो नेट फ्लक्स 0 होगा, जितनी अंदर जा रही है उतनी उससे बाहर निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। वो चीज 90 डिग्री पे होती है। इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगी, इसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। VMU सूत्र आपको इसका ध्यान में रखना है, m1 L3 T - 3 A - 1, ये 1 3 -3 n -1, ये आपको इसके VMU सूत्र भी ध्यान में रखना है। विद्युत फ्लक्स का पोर्शन देखें, हमारी क्लास का आज का खत्म हो रहा है समय। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जिसमें हम आगे का जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पार्ट है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और उसके आगे की चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो आगे वाला पोर्शन है उसको आप देखें, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।